नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूँ, क्या की डिफरेंस है बिटवीन सिवियरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन, जो कि FMEA का जो AIG VDA का फर्स्ट एडिशन है उसके हिसाब से है। तो सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि ये FMEA है क्या, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। अगर आप देखेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम FMEA का यूज़ कर रहे होते हैं, नोइंगली एंड अननोइंगली। से फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड के दिनों में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही रहती है कि हम देखते हैं कि अगर हमें घर से बाहर कहीं जाना है तो क्या क्या पॉसिबल फेलियर हो सकते हैं, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमें कोविड हो सकता है, उसके बेसिस पे हम कुछ एक्शंस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो FMEA है ये हमारे माइंड में चलता रहता है। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ FMEA का विद रिस्पेक्ट टू ऑटोमोटिव सेक्टर, जो कि AIG और VDA का जो फर्स्ट एडिशन है, जो 2019 जून में आया था। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो FMEA है वो बिफोर द इवेंट है, आफ्टर द इवेंट नहीं है। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले जब हम उसके पॉसिबल फेलियर्स को एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे देखते हैं कि उसका क्या इफेक्ट आएगा, क्या कॉजेज़ हैं और क्या एक्शन ले सकते हैं, वहाँ पर हम FMEA की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये सिवियरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन को जानने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फेलियर चेन क्या है, क्योंकि जब तक हमें फेलियर चेन समझ में नहीं आएगी, सिवियरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन को समझना बहुत मुश्किल होगा। तो अगर आप देखेंगे जब हम फेलियर चेन की बात करते हैं तो फेलियर चेन में 3 फैक्टर्स आते हैं। वो 3 फैक्टर्स हैं फेलियर मोड, फेलियर अफेक्ट एंड फेलियर कॉजेस। और आप देखेंगे जो फेलियर मोड है वो सेंटर में है फेलियर चेन के, और वो दोनों को इम्पैक्ट करता है, फेलियर कॉज को भी और फेलियर अफेक्ट को भी। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जब हम फेलियर मोड की बात करते हैं तो ये कहने का मतलब होता है कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिस कारण से कोई फेलियर हो सकता है, वो हम बात करते हैं फेलियर मोड की। जब हम बात करते हैं फेलियर अफेक्ट की तो हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंस क्या होगा उस फेलियर मोड का, कि अगर वो फेलियर हो गया तो उसका क्या क्या इफेक्ट आ सकता है, वहाँ पे हम बात करते हैं फेलियर इफेक्ट की। और जब हम बात करते हैं फेलियर कॉज की तो अगेन बात ये होती है कि ये जो फेलियर है उसके होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसको हमें समझना है और उसके बेसिस पे हमें इसको एक्शन लेना है। अब हम बात करते हैं सिवियरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन की। अगर मैं एक आसान एग्जांपल लेके आपसे बात करूं कि अगर कोई सेकंड फ्लोर पे खड़ा है और अगर वहाँ से वो गिर जाता है तो क्या सिवियरिटी है उसकी, कि बचेगा या नहीं बचेगा, ये सिवियरिटी है। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि वो गिरेगा या नहीं गिरेगा, बट अगर गिरेगा तो क्या क्या हो सकता है, या अगर कहीं सुनामी आती है तो उसकी सिवियरिटी क्या होगी, या अगर कहीं भूकंप आता है तो उसकी सिवियरिटी क्या होगी, या अगर कोई आदमी कार चला रहा है और कार चलाते चलाते जैसे उसने ब्रेक पे पैर रखा और पता लगा ब्रेक नहीं लगी तो उसकी सिवियरिटी क्या है, यानी कि उसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है, वो है सिवियरिटी। अगर हम डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें, जब हम सिवियरिटी की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक मेज़र है कि फेलियर अफेक्ट का, जो हम FCB बोलते हैं फेलियर चेन के हिसाब से, कि उसका अफेक्ट क्या आने वाला है अगर ऐसा कुछ फेलियर आ गया तो। और अगर हम FMEA मैनुअल की बात करें तो वो बोलता है कि जब भी हम सिवियरिटी रेटिंग की बात करते हैं तो उसका कोई भी लिंक इस बात से नहीं होता कि अकरेंस या डिटेक्शन क्या है। हम इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करते कि क्या सुनामी दोबारा आएगी या क्या वहाँ पे कभी भूकंप आएगा। हम मेन बात ये करते हैं कि अगर आया तो उसकी सिवियरिटी क्या होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिपेंडेंट है बाकी सब चीज़ों की। एंड देन ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर एक ही प्रोडक्ट है और 2 अलग टीम है और वो दोनों में सिवियरिटी रैंकिंग कर रही हैं, तो हो सकता है कि दोनों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो और हमें उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी कुछ हंच फीलिंग में और उस पर्टिकुलर CFT के अंडरस्टैंडिंग पे बेस करता है। दैन इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी सिवियरिटी की बात करें तो एंड यूज़र को कंसिडर करते हुए करें, क्योंकि जो स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं, जो ये मैनुअल है FMEA का, ये सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे करता है कि एंड यूज़र पे क्या उसकी सिवियरिटी आएगी, उसको हमें ध्यान रखते हुए सिवियरिटी की बात करनी है। और इस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें लगता है कि जो सिवियरिटी है वो जो क्रॉस फंक्शनल टीम जिसको बना रही है उसके परव्यू से बाहर की भी सिवियरिटी होती है, जैसे हमने एंड यूज़र की बात की, तो जो बाकी CFT टीम है जिसने DFME बनाया उनसे भी हम बात कर सकते हैं, कस्टमर से बात कर सकते हैं इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए कि सिवियरिटी की रैंकिंग क्या होगी।
अगर हम सिवियरिटी टेबल की बात करें तो सिवियरिटी टेबल में जो रैंकिंग होती है वो 10 से 1 होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा और सबसे लोएस्ट। और अगर आप मैनुअल में देखेंगे तो 2 अलग अलग सिवियरिटी की टेबल हैं। एक टेबल बनी है जो कि DFMEA के पर्सपेक्टिव से बनी है, जो डिज़ाइन की बात करता है प्रोडक्ट की, और दूसरी बनी है प्रोसेस FMEA की, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वहाँ पर किस किस तरह से फेलियर हो सकते हैं, तो उसके बारे में बात की गई है। तो अगर हम स्पेसिफिकली जो की टेबल में बातें हैं उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं DFMEA की टेबल से। तो जो डिज़ाइन FMEA की टेबल है उसमें जो 10 नंबर रैंक दिया गया, जो सबसे हाईएस्ट दिया गया है, वो दिया गया सेफ्टी को लेके कि जो भी आदमी व्हीकल चला रहा है, यानी कि हम यहाँ एंड यूज़र की बात कर रहे हैं, उसकी हेल्थ पे या उसकी सेफ्टी पे अगर कोई भी इम्पैक्ट आ सकता है तो उसकी रैंकिंग हम 10 देंगे। से फॉर एग्जांपल आपने अगर ब्रेक लगाया और ब्रेक नहीं लगी तो यहाँ सेफ्टी की हम बात करें तो उसकी रैंकिंग 10 आएगी। जब हम नो की बात करते हैं तो हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेशन। अब यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जनरली जब हम कस्टमर की बात करते हैं तो कस्टमर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो वो हो गया जो एंड यूज़र हो गया, जो एक्चुअली में व्हीकल चलाने वाला है। दूसरा वो हो गया जो OEM है, जो एक्चुअली में आपका जो प्रोडक्ट है उस कार के अंदर या उस 2 व्हीलर के अंदर फिट करने वाला है। जो तीसरा कस्टमर हो गया वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हो गया। और अक्सर जो चौथा कस्टमर हम मान के चलते हैं वो हम अक्सर लीगल बॉडीज जो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को एस्टेब्लिश करते हैं उनको हम मानते हैं। तो जब हम यहाँ सिवियरिटी नो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीगल रिक्वायरमेंट की। कि फॉर एग्जांपल अगर रिक्वायरमेंट ये है कि किसी कार के अंदर एयर बैग हमें लगाना है और अगर ये पॉसिबिलिटी है कि जब एक्सीडेंट होगा वो एयर बैग नहीं ओपन हुआ, या इसको उल्टा ही मान सकते हैं कि बिना एक्सीडेंट के बहुत हल्के से टच से अगर एयर बैग ओपन हो जाता है तो वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के खिलाफ है, तो उसकी रैंकिंग नो आती है। और इसी तरह से हम नीचे जाएंगे 8, 7, 6 पे, तो यहाँ पे हम बात करते हैं व्हीकल की प्राइमरी अगर फंक्शन कम हो जाता है या उसका डिग्रेडेशन हो जाता है या लॉस ऑफ सेकेंडरी फंक्शन होता है, उसके बेस पे बाकी रेटिंग आती है। अब हम बात करते हैं PFME यानी कि प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस की। तो अगर आप इसकी टेबल देखेंगे तो यहाँ पे उसने बहुत क्लियरली 3 डिस्टिंक्ट अलग अलग कस्टमर्स बनाए हैं। एक बनाया एंड यूज़र, दूसरा बनाया है OEM जो एक्चुअली में प्रोडक्ट को फिट कर रहा है उस व्हीकल के अंदर, और तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे कोई नेक्स्ट प्रोसेस हो सकता है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो सिवियरिटी रैंकिंग होनी चाहिए वो जो सबसे हाईएस्ट है उसी को ही हमें कंसिडर करना है, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो एंड यूज़र है उसको हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही है। जो 10 नंबर रैंकिंग है वो सेफ्टी की है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, कस्टमर के एंड पे हो या एंड यूज़र के एंड पे हो। जब हम नो की बात करते हैं तो वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की बात करता है, और इसी तरह से आगे 8, 7 और 6 में आगे रैंकिंग डिपेंड करती है कि उसका यूसेज किस तरह से कम होगा, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जा रहा है कि सिवियरिटी हमें कितनी देनी है। अब बात आती है अकरेंस की। जब हम अकरेंस की बात करते हैं तो अब हम सिवियरिटी को कंसिडर नहीं करते। जब हम अकरेंस की बात कर रहे हैं तो अगर हम बाय डेफिनेशन बात करें तो अकरेंस का मतलब हमारा ये है कि क्या इफेक्टिवनेस है हमारे प्रिवेंटिव कंट्रोल्स का, जिससे कि जो फेलियर कॉजेज हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो जब हम अकरेंस की बात करते हैं तो इन अ वे ये बेसिकली दिखा रहा है कि क्या इफेक्टिवनेस है हमारे प्रिवेंटिव कंट्रोल्स की, कि कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके जो कंट्रोल्स हैं उसका वो परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडस्ट्री में इन जनरल अकरेंस को हम ऐसे मानते हैं कि मान के चलिए कि हमने अगर 10,000 पीस बनाया और 10,000 पीस में 100 पीस हमारे ख़राब हो गए, तो हम बोलते हैं कि भाई ये इतना % पीस है हमारे ख़राब हो गए, से 1% हो गए इस केस में, तो ये हमारी अकरेंस हो गई। बट अगर आप समझेंगे मैनुअल के अंदर क्या लिखा है, तो मैनुअल बात रिजेक्शन की नहीं कर रहा, वो कॉजेज़ की बात कर रहा है कि कॉजेज़ की अकरेंस, फेलियर कॉजेज़ की अकरेंस। तो ये 100 पीस रिजेक्ट हुए, इनके कॉजेज़ हो सकता है 5 अलग अलग हो सकते हैं, राइट। तो अब हमें ये देखना है कि कंट्रीब्यूशन कौन से कॉज का कितना है, कि हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कॉज के कारण से शायद 80 पीस रिजेक्ट हो रहे हैं और बाकी जो 20 पीस रिजेक्ट हो रहे हैं, जो बाकी 4 हमारे कॉज हैं उस कारण से हो रहे हैं। तो जब तक हमें इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि हम जब अकरेंस की रेटिंग दे रहे हैं वो कॉजेज़ पे दे रहे हैं या टोटल रिजेक्शन पे दे रहे हैं, और उन कॉजेज़ में भी कौन सा कॉज है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो हम आगे एक्शन लेने वाले हैं, प्रिवेंटिव एक्शन या डिटेक्टिव एक्शन, वो हमारा कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो मैं फिर से इस बात को एम्फसाइज करूंगा, जब हम अकरेंस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फेलियर कॉजेज़ की, राइट। उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और अगेन ये भी एक रिलेटिव रेटिंग है जिसका वेरिएशन हो सकता है फ्रॉम टीम टू टीम। जो कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो पूछ सकते हैं जिस समय हम ये रेटिंग की बात करते हैं,
तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि क्या प्रिवेंटिव कंट्रोल जो हमने डिफाइन कर रखे हैं क्या वो इन प्लेस हैं या नहीं है, क्या ये एक नया प्रोडक्ट है या इसी तरह का सिमिलर प्रोडक्ट पहले भी बना है और उसी पे ही इस समय हम FMEA की अकरेंस रेटिंग की बात कर रहे हैं, और क्या एप्लीकेशन है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस की, क्योंकि उसके बेसिस पे ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट कितना सीवियर हो सकता है। क्या कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए हैं, कोई पुरानी हिस्ट्री, कोई वारंटी है, कोई फील्ड रिटर्न है, रिजेक्शंस हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन इसको भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आज के टाइम में क्या कोई वर्क इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई जॉब सेटअप प्रोसीजर्स हमने बना रखे हैं जिससे कि हमें पता लगे कि आज के टाइम में क्या कंट्रोल है। और इसके अलावा कुछ फुल प्रूफिंग है, क्या हमने उस तरह का भी कोई सिस्टम बना रखा है, कोई SPC स्टडी है, कोई ट्रेसिबिलिटी का सिस्टम बना रखा है, उन सब के बेसिस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं। जब हम अकरेंस रेटिंग की बात करते हैं तो अकरेंस रेटिंग हाई यानी कि 10 से लेकर लो 1 तक जाती है। यहाँ भी 2 टेबल्स बनी हैं, एक डिज़ाइन FMEA के लिए और एक प्रोसेस FMEA के लिए। तो सबसे पहले हम टेबल देखते हैं डिज़ाइन FMEA की, वहाँ पे अकरेंस के बारे में किस तरीके से बात हो रही है। तो अगर आप डिज़ाइन FMEA की बात करेंगे तो सबसे पहले जब वो 10 की बात करता है तो बात करता है कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जो आज तक कहीं भी यूज़ नहीं हुई है, तो हमें नहीं पता कि उसका इम्पैक्ट किस तरह का है, तो वहाँ पर जो रैंकिंग है वो हम एक्सट्रीमली हाई मानते हैं और 10 आ सकती है। और इसी तरह से जब हम 9 की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि वो डिज़ाइन पहली बार इस्तेमाल हो रहा है, कोई नया इनोवेशन हुआ है, वहाँ पर हम 9 देते हैं। और जब हम 8 की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि कोई नया एप्लीकेशन है उसको हम यूज़ करें, और इसी तरह से ये रेटिंग कम होते होते 1 तक जाती है विद रिस्पेक्ट टू अकरेंस। अगर हम बात करें इस समय प्रोसेस FMEA की, तो प्रोसेस FMEA में जो हम रैंकिंग की बात करते हैं तो यहाँ भी वो 10 से 1 तक आता है। जब वो 10 की बात करता है तो वो कहता है भाई कोई भी प्रिवेंटिव कंट्रोल हमने नहीं लगा रखा, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे कि हम पता चल सके कि किस कारण से ये हुआ है। बट जब हम 9 या 8 पे आते हैं तो बात करते हैं कि वो जो हमारा प्रिवेंटिव कंट्रोल है वो थोड़ा सा कम कंट्रोल इंप्लीमेंट करता है और 8 में वो और भी कम कंट्रोल इंप्लीमेंट करता है। तो इस तरीके से वो रैंकिंग कम होते होते हमारी आती है 1 तक। और इसके बाद बात करते हैं डिटेक्शन की। जब हम डिटेक्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जो भी फेलियर होगा या हो सकता है उसका आज के टाइम में हमारा डिटेक्शन का क्या सिस्टम है, यानी कि जो कॉजेज़ हो रहे हैं या जो फेलियर मोड हो रहे हैं क्या हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं या होगा नहीं होगा। से फॉर एग्जांपल भूकंप अगर आना है तो क्या हमारे पास आज के टाइम में कोई मैकेनिज़्म है उसको पता करने का नहीं है, या सुनामी आने वाली है क्या उसका वार्निंग सिस्टम हमारे पास है या नहीं है। और इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे आप कार की बात करें तो कार में जब इंजन हीटअप हो जाता है तो अक्सर कार के डैशबोर्ड में आप देखते हैं लाइट आती है। तो क्या इस तरह का कोई डिटेक्शन मैकेनिज़्म है जो हमें बताए कि ये प्रॉब्लम आने वाली है और उसके बेस पे हम कुछ एक्शन ले सके। ये सारी बातें हम डिटेक्शन के पर्सपेक्टिव से करते हैं। जब हम डिटेक्शन की बात करते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये देखना है कि क्या सबसे इफेक्टिव डिटेक्शन कंट्रोल मैकेनिज्म हमने आज के टाइम में लगाया है। और डिटेक्शन रेटिंग का कोई लिंकेज इस बात से नहीं होता कि सिवियरिटी एंड अकरेंस की रेटिंग क्या है, वो बेसिकली एक प्रेडिक्शन है इफेक्टिवनेस का कि हमारा सिस्टम कितना अच्छा है। जब पॉसिबल क्वेश्चंस की बात करें कि डिटेक्शन रेटिंग के लिए क्या पॉसिबल क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो है कि जो हमारा टेस्ट है क्या वो इफेक्टिव है डिटेक्ट करने के लिए उन फेलियर कॉजेज़ को, जो हमारा सैंपल साइज है वो सफिशेंट है इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रॉब्लम है या नहीं है, या जो भी हम प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं क्या वो सही है इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये फेलियर कॉज या उसका फेलियर मोड पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा। और जिस तरह से सिवियरिटी एंड अकरेंस रेटिंग होती है यहाँ पर भी डिटेक्शन की रेटिंग का वही तरीका है, बट तरीका अलग है। जो डिटेक्शन सबसे लो होता है उसको 10 रैंकिंग देते हैं और जो बहुत हाई होता है उसको हम 1 देते हैं। सिवियरिटी एंड अकरेंस की तरह यहाँ भी जो रेटिंग है वो 2 तरह की है, डिज़ाइन FMEA की भी और प्रोसेस FMEA की। जब हम डिज़ाइन FMEA की रेटिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं 10 नंबर पे कि कोई प्रोसीजर डेवलप ही नहीं हुआ आज तक कि किस तरीके से हमें पता करना है कि ये प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी। और जब 9 की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो टेस्ट मेथड अभी स्पेसिफिकली डिज़ाइन नहीं हुआ उसके लिए, और इसी तरह से रैंकिंग आगे जाते आते 1 तक आती है। जब हम बात करते हैं प्रोसेस FMEA की तो हम बात करते हैं रैंकिंग की 10 से 1 तक की, कि आज के टाइम में जो फेलियर मोड है वो कभी डिटेक्ट हो ही नहीं सकता था। 9 नंबर में हम बात करते हैं कि वो आसानी से डिटेक्ट नहीं हो सकता। 8 में हम बात करते हैं कि कोई ह्यूमन इंस्पेक्शन, जो हम बात करते हैं कि भाई हमने 100% इंस्पेक्शन लगा रखा उस तरीके से हम कर सकते हैं। 7 नंबर में अक्सर हम बात करते हैं कि भाई जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी कोई बजर बच जाएगा और उससे हमें पता लग जाएगा कि भाई ये प्रॉब्लम आ गई, और इसी तरह से वो रैंकिंग आगे 1 तक आती है।
और एक बार जब हम रैंकिंग डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद जो अगला स्टेप आता है, जो पहले अगर आप सोचेंगे जो 4th एडिशन था वहाँ पे हम RPN की बात करते हैं, रिस्क प्रायोरिटी नंबर, तो उसी तरह से यहाँ पे एक नया वर्ड आया है एक्शन प्रायोरिटी। और एक्शन प्रायोरिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हाई, मीडियम एंड लो। कि अगर वो हमें लगता है कि रैंकिंग हाई है तो हमें एक्शन किस तरह से लेना है, मीडियम है तो एक्शन किस तरह से लेना है, और लो है तो हमें एक्शन लेना है या नहीं लेना, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। और जो एक्शन हम लेते हैं बेसिकली वो सिवियरिटी को सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो सिवियरिटी है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर उसकी अकरेंस बहुत ज़्यादा है या उसकी अकरेंस बहुत कम है, उसके बेसिस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें एक्शन लेना है या एक्शन नहीं लेना है। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट के क्या प्रेजेंट चैलेंजेस हैं इंडस्ट्री में इस समय विद रिस्पेक्ट टू सिवियरिटी, अकरेंस एंड रेटिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्रॉस फंक्शनल टीम जो काम करती है FMEA पे, क्या उसको क्लैरिटी है विद रिस्पेक्ट टू रेटिंग अबाउट सिवियरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन। देन सेकंड, कि जो भी हम रेटिंग डिसाइड करते हैं 10 से लेकर 1 तक, क्या एक्चुअली में हम वो रेटिंग डालते हैं जो एक्चुअल होती है, या ऑलरेडी हमने सोच रखा होता है कि ये रेटिंग हमारे लिए कन्वीनियंट है, वही रेटिंग हम डालेंगे। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो भी रेटिंग हम डालते हैं उसके बेसिस पे क्या हम कोई एक्शन लेते हैं या हम कंफर्टेबल रहते हैं कि रेटिंग कुछ भी हो, हमारा रिकमेंडेड एक्शन तो यही रहेगा। तो ये कई और इस तरह के और बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो इन जनरल इंडस्ट्री में रहते हैं। सो अगर मैं समरी करूं तो मैंने बेसिकली आपसे बात की सिवियरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन के बारे में। जब हम सिवियरिटी के बारे में बात करते हैं तो हमारा मेन इंटेंट ये होता है इस बात को समझना कि जो भी फेलियर हो रहा है उसका इफेक्ट क्या होगा, वो कितना ज़्यादा सीरियस होगा, उसके बेसिस हम सिवियरिटी की बात करते हैं। जब हम अकरेंस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि वो जो कॉजेज़ हैं, फेलियर के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं। और जब हम डिटेक्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जो भी फेलियर कॉज या फेलियर मोड है, क्या हम उसको पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ सकते हैं। तो ये प्राइमरीली रहेगा। सो देखा जाए, अगर मैं समरी करूं, मैंने आपसे बात की FMEA के बारे में, फेलियर चेन के बारे में, क्या की डिफरेंस है बिटवीन सिवियरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन के बारे में, और क्या इंडस्ट्री में चैलेंजेस चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी सीरीज़ में, FMEA की सीरीज़ में रहेगा, और वो रहेगा क्या की डिफरेंस है बिटवीन प्रिवेंटिव कंट्रोल एंड डिटेक्टिव कंट्रोल, डिटेक्शन कंट्रोल। इन जनरल बहुत सारी फीडबैक आपके आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज़ आप अपना कंटिन्यू रखिए फीडबैक जो आप दे रहे हैं। और अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे एक आपको एक लिंक मिलेगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्लॉग मिलेगा, वहाँ और डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस यूज़फुल हैं, इस तरह के ब्लॉग्स आपको हेल्प करें आपके अंडरस्टैंडिंग में, तो आप अपने फ्रेंड से शेयर भी कर सकते हैं और मेरे YouTube चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।